और मैं शुरुआत करता हूँ। असल में वेस्ट टू वेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी समस्या भी है, बहुत बड़ा समाधान भी है, सब कुछ है इसमें। लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें हमारी पूरी सरकार लगी हुई है, हमारे कितने सारे एनजीओ लगे हुए हैं, हम सभी लगे हुए हैं और उसको वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करने की हमारा प्रयास जारी है। जी, तो मैं पहले तो थोड़ा-सा आप लोगों को जो ओवरव्यू है वो देना चाहूँगा कि किस तरीके से अ, हमारा कितना इसमें वो है अ, वेस्ट टू किस और इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके मैनेज करने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जी, और मैनेज करने में कौन-कौन से चैलेंजेस भी हैं। तो पहले हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि है कितना ये हमारे पास और क्या-क्या सोर्सेज़ हैं, कैसे-कैसे हम उनको मैनेज करते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक का नाम ही रखा है कि मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। मुझे लग रहा है कि हमारी स्लाइड आप सब लोगों को दिख रही होगी जी। और हाँ, तो फर्स्ट स्लाइड हम आपको अ, दिखाना चाहें। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। नेक्स्ट स्लाइड। अ, ए ए ये आपने ओपन किया है या मेरे से ओपन हुआ है ये? नहीं, नहीं, ये यहीं से है, बसंत यहाँ से बसंत ने किया है। अच्छा वसंत ने किया हुआ है। अच्छा अच्छा वहाँ से अदरवाइज़ ये यहाँ से भी हो जाता। एनीवे ओके। वसंत अगली स्लाइड दिखाओ ज़रा। आए नहीं हो पा रही है क्या हैंडल? नहीं तो मैं करूँ? ये तो उन्होंने ही किया होगा। वहां से चल नहीं रही है। ये कुछ आपके यहाँ से एरर आ रही है सर, एक बार या तो आप देखें हमारे चला। यहाँ से आ रहा है? हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, 1 सेकंड फिर मैं करता हूँ। मैं शेयर करूँगा और ये यहाँ पे। हाँ, अब हो गया सर। अब देखिए अब मैं ही करूँगा ना? हाँ जी, हाँ जी, आप ही अब कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से ही होगा जो भी होगा। जी, जी, जी। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो एक्चुअली हम अपनी जो भी बात कहना चाहेंगे वो 3-4 हेड में है मेनली कि जो फैक्ट्स क्या हैं हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो वेस्ट जनरेशन के फैक्ट्स क्या हैं? जी, हाउस होल्ड वेस्ट क्या है? हाउस होल्ड वेस्ट के कितने तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे सेग्रीगेट करते हैं, जो जी, कि सबसे बड़ी समस्या है। सब जो सेकंड इश्यू है वो बहुत ही चैलेंजिंग इश्यू है। जी, बाकी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी, उसके कुछ एग्जांपल्स हमारे चूंकि राम प्रकाश जी हमारे जो साथ में हैं हमारे श्रद्धेय और ये कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी पे थोड़ा बहुत आपको बताएंगे क्योंकि इन्होंने अपना जो डेवलप कर रखा है तो मैं चाहूंगा कि मैं वो पार्ट बिल्कुल टच ना करूं और मैं उससे पहले सारा ओवरव्यू देते हुए जो मेन मेन कवर करता हूं। जी, आ, तो अब आप ये देखिए कि अगली मेरी स्लाइड कहती है कि इंडिया का म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सिनेरियो क्या है। अगर सिनेरियो देखें तो यहाँ पर जो एनुअल जनरेशन है 1.33 एनुअल नहीं, ये पर डे है। 1.33 लाख मेट्रिक टन पर डे जनरेट होता है हमारे कंट्री में हम्म। और टोटल वेस्ट जो कलेक्ट होता है, जनरेट जी, तो इतना हो गया, कलेक्ट हो गया मात्र 0.91 लाख मेट्रिक टन पर डे। तो एक तो डिफरेंस यहीं पे हो गया जी, कि लगभग 33 और ये करीब 40 लाख मेट्रिक टन वो कलेक्ट ही नहीं होता है, वो ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहता है। जी, हाँ, सो ये लगभग 0.42 लाख मेट्रिक टन पर डे जो कि 32% है जिसका अमाउंट जिसको हम लोग केयर नहीं कर पा रहे हैं और जो ट्रीट हो रहा है वो मात्र 0.26 लाख टन ही हो रहा है जो कि 19% है सिर्फ। जी, तो ये मेन काम बस यही हो पा रहा है। बाकी सारा का सारा हमारा जो वेस्ट है या तो लैंडफिल में चला जा रहा है या ऐसे ही जो है 49% लैंडफिल में जो कि चला जा रहा है जिसमें क्रूड डंपिंग है, ना कोई सेग्रीगेशन है, ना कुछ है, ना उसके कोई नियम, ना कानून, जो कुछ भरा कूड़ा कचरा और सारा का सारा लैंडफिल में झोंक दिया। जी, अब इससे हो क्या रहा है कि हमारे 80% जो पार्ट है मोर देन वो सारा का सारा लैंडफिल में चला जाता है क्योंकि 19% तो हम सिर्फ उसको ट्रीट कर पा रहे हैं और बाकी सारा का सारा हमारा लैंडफिल में चला जा रहा है जी, और इसके लिए हमें 1240 हेक्टेयर लैंड स्पेस जो है पर डे लगभग चाहिए इतने वेस्ट के लिए और ये पर ईयर का है। 1240 हेक्टेयर लैंड चाहिए पर ईयर जी, और इक्विवेलेंट टू चंडीगढ़ सिटी करीब 9 साल में चंडीगढ़ शहर के बराबर जगह चाहिए इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए।
तो ओके इतना बड़ा हमारा ये समस्या है कि इतनी जगह कहाँ से आए? जी अगर हम इसको प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो इतनी जगह हमारे पास है ही नहीं, आगे जी आने वाले समय में chaos हो जाएगा। जी तो हमें यहाँ पे जोर देना है कि जो लिटर्ड हो रहा है 32% और 19% ही सिर्फ हम डील कर पा रहे हैं, इसको बढ़ाएँ और इसको बढ़ाते-बढ़ाते कम से कम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे आ जाएँ। अब जी हम उसका भी आगे बताते हैं कि ये कितना है। देखिए, जो टोटल हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसमें लगभग 62 62510 ये जो फिगर है, ये इतने मिलियन टन जो कि लगभग 47% है। ये जी जी काम का है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसकी हम लोग बात किया करते हैं। और ये भी काफी ये बड़ा बड़ा अमाउंट है हाँ, लगभग आधा है, जी लगभग आधा है। सिटी टू सिटी वेरी करता है, ये एक एवरेज फिगर है। तो ये 50% के करीब बायोडिग्रेडेबल होता है और उसको अगर हम डील कर लें, तो हम बहुत बड़ा पार्ट ना कि एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, बल्कि जो लैंडफिल के स्पेस हैं, उसको भी सेव कर सकते हैं। प्लस कितनी सारी जो एनर्जी वेस्ट होती है इधर-उधर इसे ट्रांसपोर्ट करने में, तो वो जी कंपोस्ट बना के हम एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं। कितनी एनर्जी हम खाद बनाने में, जो फर्टिलाइज़र बनाने में करते हैं, तो उस जी फर्टिलाइज़र की कमी पूरी कर सकते हो। तो एक ये बहुत वैल्यूएबल है अगर देखा जाए ये वाला अमाउंट, लेकिन ओके इसको हम कर नहीं पा रहे हैं, जी क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जो वेस्ट में 8% के करीब पेपर है, पेपरी मटेरियल होता है, जो हम घर से निकलता है हमारा हाउस होल्ड वेस्ट जितना भी होता है। जी रबर वगैरह का 9% हो जाता है, मेटल 1% होता है, ग्लास लगभग 1%, रैग्स 5% और बाकी सब मिला के 4% और इनर्ट मटेरियल जो टोटल वेस्ट आता है उसमें 25%। इनर्ट मटेरियल जनरली हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह जो चलती है ना, जी 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 तो जो डेब्रिस वगैरह मलबा वगैरह जो होता है बिल्डिंग का और सबका, वो सब लगभग चौथाई, एक चौथाई के करीब वो होता है। जी अब इतने सारे वेस्ट को हर तरीके से इसके लिए कई टेक्निक्स चाहिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सारा जॉइंट एफर्ट्स चाहिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए। जी तो हमारी कंट्री काफ़ी इसमें लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग उतने एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जितने डेवलप्ड नेशन कर रहे हैं। ये छोटा सा एक हमने पाई डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि आप देखिए ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वेस्ट जो है एकदम जो प्योर है वो 42% है, बट अगर पूरा 4-5% वेस्ट ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल और है, वो भी खाद के काम में आ सकता है। ओके तो इसको हम देखें कि ये 42% है और सेकंड पार्ट हो जाता है 40% इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल मतलब जिसको लैंडफिल और ये बिल्डिंग मटेरियल टाइप का ही जितना ही होता है, उसका हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते। 6% पेपर में आ जाता है, ये हमारा प्लानिंग कमीशन का डाटा है और 4% लगभग प्लास्टिक वेस्ट है, 8% वाली बाकी मिक्स वेस्ट है। जी तो इस सब वेस्ट को आप देखें तो ये जितना भी अमाउंट है इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या है उसमें सेग्रीगेशन नहीं होता है। ओके घरों में से निकला, हमने लिया, भर दिया, बाहर गया, बाहर से लोगों ने भर लिया, जो म्युनिसिपल एजेंसी है और जो एजेंसी है सीधा ट्रक आया, सारा का सारा सामान एक ही ट्रक में जाके और एक ही जगह पे डिस्पोज कर दिया गया। आजकल थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है, लेकिन 2-3 साल पहले आप देखिए जब से ये स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट फेज आया था, तब जी तक कोई अवेयरनेस नहीं थी। जी तो इसी तरीके से देखिए कि जब वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। जी तो ये एमएसडब्ल्यू जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसमें हमें अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी अपने घर पे ही। हमें इंतजार ये नहीं करना है जी कि हम लोगों को टीच करें। पहले हमें अपने को टीच करना पड़ेगा। जी अपने को समझाना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कहाँ पे डालें, जो पेपर वेस्ट है उसको अलग करें, प्लास्टिक वेस्ट को अलग करें, जो ग्लास वगैरह, मेटल है और ई-वेस्ट है, आजकल ई-वेस्ट की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, इन सबको हम अलग करें। तो जब तक हमें अवेयरनेस डेवलप नहीं होगी, हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि इसका क्या होगा, कैसे इसको डिस्पोज़ किया जाए और अगर नहीं डिस्पोज़ करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है, ये अगर मेरे दिमाग में हमेशा नहीं रहेगा, तो हम जी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जी हमने एक छोटा-सा ये फ्लो चार्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो ओवरऑल लैंडस्केप जो वेस्ट है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो एक फ्लो चार्ट है ये और इस फ्लो चार्ट में आप ये देखें कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसमें जो ग्रीन और ये कलर है, ये हमारे बस की बात नहीं है। जी हम जी इसकी बात ज़्यादातर नहीं करते हैं जी और जो हमारा 49% ये ग्रीन वाला इधर चमक रहा है, ये वाले जी बॉक्स, जी ये इसको डील करने के लिए हैं। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको बायोकेमिकल कन्वर्जन कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बायोमेथेनेशन, मीथेन भी बना सकते हैं और कंपोस्टिंग से बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलेगी जी और इधर एनारोबिक डाइजेशन करके हम बायोगैस भी इससे ले सकते हैं, थर्मल एनर्जी भी उससे हो सकती है और उससे पावर जनरेट भी हो सकती है इधर।
तो जी ये मल्टीपर्पज यूज हो सकता है इसका। जी हम सिर्फ जो बिल्कुल ही लेफ्ट हैंड चैनल है, हम फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं, जी और बाकी जो है उसको प्रॉपर सेग्रीगेट करके अगर प्रॉपर एजेंसीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो जी इन्हें भी डील कर रहे हैं, कि जी जो कंबेस्टिबल है उससे वेस्ट टू एनर्जी बनाने वाले बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं हमारे कंट्री में, जी तो वेस्ट टू एनर्जी भी बना रहे हैं, टरबाइन चला रहे हैं, पायरोलिसिस है, इंसिनरेशन है, गैसिफिकेशन है, ये सब सारे प्रोसेस लेके कर रहे हैं। जी अल्टरनेट बिल्डिंग मटेरियल भी बन रहा है इनर्ट मटेरियल से आजकल। तो जी ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं और ये सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। ये संभव तभी है जब हम उनको प्रॉपर फीड दें, रॉ मटेरियल हमारे घर पे पूरा सेग्रीगेट होके आ जाए, ओके और वो निकले तो सेग्रीगेट होके ही निकले। जी और थोड़ा-सा हम एलैबोरेट करते हैं इसको, कि हाउस होल्ड वेस्ट है जो हमारा, जो घर से निकलने वाला है, उसको किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है, उसका फर्दर रिसाइक्लिंग कैसे हो सकती है। तो ये स्लाइड में ये पूरा का पूरा हम दिखा रहे हैं। जी इसमें भी हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड में है, ग्रीन वेस्ट, ऊपर जी ग्रीन से है, जी वेट या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसमें वेट वेस्ट फ्रॉम होम या कम्युनिटी से जो भी हो सकता है। जी उसके बाद वेस्ट वेस्ट फ्रॉम स्मॉल मीडियम स्केल जी ऑपरेशंस, तो जैसे आपकी फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, जी सब्जी मंडी हो गई, या कोई भी ऐसा कम्युनिटी प्लेस जहाँ पे ज्यादा, या हॉस्टल हो गए, बड़े होटल्स हो गए, तो उन सब जी से निकला हुआ जितना भी ग्रीन वेस्ट है, उसको हम कंपोस्टिंग के लिए और बायोमेथिनेशन के लिए दोनों में ही कोई कर सकते हैं। ओके कंपोस्टिंग के लिए डायरेक्ट कंपोस्ट बनाई जा सकती है, और या बायोमेथिनेशन करेंगे तो गैस निकालने के बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल को फिर हम कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके देन कम टू डाउन, गैस और स्लरी बनती है, स्लरी से फिर हम उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, और गैस का यूज हम डिफरेंट चीजेस में कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस में। जी तो जी एक बहुत अच्छा ये स्कीमेटिक डायग्राम हमने कहीं से लिया है, दिस इज जी नॉट माय प्रॉपर्टी बट आई हैव कॉपीड फ्रॉम समवेयर। जी जी एंड तो इसको जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से मैनेज किया है। बट जी हम जब जब भी ग्रीन वेस्ट की बात करते हैं, तो हमें अपने माइंड में जो ड्राई वेस्ट है उसका भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम उसको कहाँ ले जाएं। जी 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 अपना ग्रीन ग्रीन तो हमने कर लिया, बाकी कहाँ फेंकोगे आप, करेक्ट तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें कुछ तो ऐसे वेस्ट हैं, जैसे हमारे घर से बल्ब निकला, सीएफएल निकला, ट्यूबलाइट निकली, आप डेली शेविंग कर रहे हैं, रेजर ब्लेड, ये सब कहाँ फेंकते हैं? चुपचाप उसमें कवर करके हम तो उसी डस्टबिन में डाल देते हैं। जी कौन है हम में से, जो हम लोग जितने भी बैठे सभी बुद्धिजीवी, जी 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 कितने लोग ऐसे हैं कि उन सब चीजों को अलग डालते हैं। जी आपके घर में शैम्पू खाली हुआ, शैम्पू की बोतल कहाँ फेंकी आपने? करेक्ट आपके घर में मिल्क आया, दूध के थैली आपने कहाँ फेंकी? जनरल प्रैक्टिस में तो कचरे में डालते हैं सब हाँ, हाँ, तो ये जो है हमें इन सब चीजों पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम जो है पूरा कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं रहेगा। सिर्फ कंपोस्ट तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, हमें जी और भी आगे बढ़ के देखना है। जी 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 अब हम उसको और भी थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, जैसे जो हमारा ग्रीन वेस्ट है उसमें डेली कलेक्शन हो सकता है, वेजिटेबल फ्रूट पील्स हैं, टी जी लीव्स हैं, एग शेल्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड भी है, वेज और नॉन वेज जो भी बचा हुआ, कॉफी पाउडर, ड्राई फ्लावर है, सीड्स हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्राई लीव्स भी हैं। इतनी सब ये हमारे डेली कलेक्शन में आती हैं, जो कि कंपोस्टिंग के लिए बहुत ही सुटेबल है। जी और इनका डिस्पोजल, चूंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो जी इनको आप घर में 24 घंटे से ज्यादा रख नहीं सकते। अगर 24 घंटे से ज्यादा रखेंगे तो मिथनेशन हो जाएगा, आपके घर में स्मेल ही स्मेल हो जाएगी। तो जी इनमें जो भी सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम, जिसको भी अगर छोटे स्केल पे करते हैं, अपना ही अगर निकाल के करना है और खाद बनानी, तो बात अलग है। अगर 10 लोगों का या 20 लोगों का या 100 लोगों का जो भी ग्रुप है, उसमें ये एक्टिविटी उनको दिन में 2 बार भी करनी पड़ सकती है और 1 बार भी करनी पड़ सकती है, कलेक्शन एक्टिविटी, जी अगर कुछ कलेक्टिव रूप से बना रहे हैं। अदरवाइज ये जो है मतलब इसमें वेट नहीं कर सकते, तो डोर स्टेप पे डेली पिकअप होना चाहिए इसमें। जी कुछ ऐसा होता है, रिजेक्ट्स होते हैं, जैसे रेड बकेट में अलग डाल सकते हैं, सैनिटरी वेस्ट वगैरह, डिस्पोजेबल डायपर्स, वाइपर्स, ये सारी जितनी घरेलू चीजें हैं, जी ये कंपोस्ट के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन इनके लिए भी डेली ही लगभग रहता है हाउस होल्ड डस्ट स्वीपिंग। और इसके साथ में जो पॉलीथीन होती है रिसाइक्लेबल, जी उसको भी डेली नहीं हटा, उसको हम चाहें तो वीकली कर सकते हैं। मेटल रिसाइक्लेबल मटेरियल, उसको वीकली कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों को डिवाइड करके मैंने काफी चीजों को एनलिस्ट करने की कोशिश की है। मुझे लग रहा घरेलू सारी चीजें लगभग हो जाती होगी। जी जी आपने सारा लिख लिया तो इसीलिए ड्राई वेस्ट में ये सारा पूरा क्लासिफिकेशन है इसका।
कि सारे फूड बॉक्सेस आते हैं, हमने पिज्जा मंगाया, पता चला सारा बॉक्स रखा हुआ है गत्ते जी का, जी कितने सारे गत्ते के डिब्बे हैं। और जी ये सब चीजों को हम अलग अलग ड्यूरेशन में वीकली पिकअप करवा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो इसको एक प्रॉपर ठिकाने भी लग सकता है और सेग्रीगेटेड मिलेगा तो इसकी वैल्यू भी होगी। करेक्ट। तो ये दो बातें मैं कहना चाहता था। एक तो प्लास्टिक, गत्ता, पेपर, ये सारे के सारे रिसाइक्लेबल है। जी इनको हम लोग इनको भी अलग अलग सेपरेट रखने की कोशिश करें। जी और जो हाउस होल्ड ई वेस्ट है, मेटल वेस्ट है, जैसे ब्लेड, रेजर वगैरह हो गया, जो हजार्डस हैं, जी सीएफएल हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई, इन सब के लिए एक अलग ही आपको करना पड़ेगा, जिसमें भले ही महीने भर बच जाए, वो जी महीने भर में कलेक्शन हो। आपके जो भी कॉलोनी है, आरडब्ल्यू है, फ्लैट्स हैं, उसमें इस तरीके का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जी तो मुझे लग रहा है ये करने से हम काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। नॉट ओनली द कोरोना एरा, बट अदर देन आफ्टर कोरोना एरा या ड्यूरिंग कोरोना एरा वी कैन डू दिस थिंग। ये सभी कुछ हमारे रूटीन लाइफ में होना चाहिए शाम। जी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आजकल बहुत बड़ी समस्या है कि हम में से कितने लोग हैं जो बैटरीज, वायर्स, बटन्स, सीएफएल, इन सबको अलग फेंकते हैं। जी मुझे अगर इनको अलग नहीं फेंकते हैं तो ये सब बहुत बड़ा आगे प्रॉब्लम है और जाके सीधा लैंडफिल में ही चला जाता है। जी तो हम इस चीज को समझें, सबसे बड़ी अवेयरनेस की बात है। हम आपस में बात करें, लोगों को अवेयर कराएं जिनको नहीं आइडिया है कि जी ये सब चीजें जितनी भी प्लास्टिक है, ये सब रिसाइकिल हो सकता है, इसकी वैल्यू भी है। और रिसाइकिल करने से आप इन्वायरमेंट को एक ग्रीन इन्वायरमेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसे करने की जरूरत है। ओके अब जैसे कुछ चीजें प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, पेपर हो गया, हम बहुत सी चीजें हमारे बाथरूम में इस तरीके के कई आपको मिल जाएंगे से हम इनको यूज करके और हम इनको वॉश करके अगर इनको कलेक्ट करके एक जगह रखें तो ये सभी रिसाइकिल के काम आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये सारी बाथरूम के जो जी भी जी चीजें जी जी हैंड वॉश वगैरह जो भी पॉलीबैग वगैरह में जी आते हैं, जी 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 इसी तरीके से जो फूड फूड पैक आते हैं, एल्युमिनियम फॉइल वगैरह, ये इवन ये पॉलीथीन, इसको वॉश एंड ड्राई करने की अगर हम थोड़ा सा जहमत उठाएं तो ये सब कुछ बड़े इजीली हो सकता है। जी तो ये काम बहुत ही जरूरी है। वेट वेस्ट के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरे कंट्री पे बहुत सारी एजेंसीज भी प्रयास कर रही हैं। तो अलग अलग एक ये भी मॉडल है वेट वेस्ट के लिए जी कि वेट वेस्ट में लीचेट निकलने के चांसेस होते हैं। जी तो शुरू शुरू में ये कई तरीके के कंटेनर्स बने, आपको दो तरीके के हम सामने दिखा रहे हैं। ये साउथ में आईटीसी वाले बना के दे रहे हैं, ओके ये आईटीसी का काम चल रहा है, कारपोरेट सेक्टर वाले जो है, जी तो इसको कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कई तरीके के मॉडल बना रखे हैं कि आप घर पे करो या कैरी करके ले जाओ तो किस तरीके करो, कलेक्ट करो तो किस तरीके को उसमें करो। ओके तो इनके अपने इंटरवेंशंस हैं। तो कारपोरेट सेक्टर ये पूरे साउथ पेनिनसुला में कई स्टेट में काम कर रहा है आजकल आईटीसी। ये डॉक्टर इसी साहब जो ये कलेक्शन बिन है या कंपोस्टर है ये कलेक्शन बिन है, ओके दीज आर नॉट कंपोस्टर, बट उनके कंपोस्टर उनका हम लोग मैं हमेशा सभी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि जी डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग करो। ओके कंपोस्ट मटेरियल को एक जगह कलेक्ट करके फिर कंपोस्ट ना बनाओ, हम जगह जगह पे कंपोस्ट बनाएं जिससे कैरी करने का वो सारा का सारा पूरा बर्डन खत्म हो जाए। जी 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 लेकिन इनका आईटीसी वालों को जो रोल रहा है, ये 16 से 2014 से ही काम कर रहे हैं इस पे। ओके और ये लोग, इनका सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं इनको। इनको जी स्वच्छ भारत मिशन ने काफी कुछ वो भी कर रखा है। जी और ये जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत काफी इन्होंने पैसा वगैरह इसमें लगा रखा है। ओके तो ये पूरे बेंगलोर है, ये सब में काम कर रहे हैं इस तरीके से। जी बेंगलोर में, हैदराबाद में इनके काफी प्लांट्स वगैरह हैं। तो ये सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग है। सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग शुरू में गवर्नमेंट का रुझान ये था कि सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग करें जी और एक ही प्लेस पे करें, लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम्स आने लगी। जी वो कैरी करना, वो सब मैनेज करना, तो वो नेटवर्क वो डील नहीं कर पा रहे हैं। जी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर पे ही जब हम डिस्पोज कर लें तो हमें बाहर ले जाने की क्या जरूरत है। करेक्ट तो तो जिस इस मुहिम में जो घर पे करने वाला है, इस मुहिम में मैं आप लोगों को बार बार बधाई देता हूँ कि आप लोग जो है जिस रास्ते पे काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ही एप्रिसिएशन के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं। राम प्रकाश जी को, मैं ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ जो कम जी से कम इतना सोचते हैं और ये सब काम करते हैं। दूसरा ये है कि हम जब घर में कलेक्शन करते हैं, बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ओके
तो कलेक्शन करते हैं, हमारे डस्टबिन के ऊपर एक बड़ा सा पॉलीथीन का थैले का कवर रहता है, और जिससे कि इजी रहता है घर में काम करने वाली महिलाओं को, हमारी मेड सर्वेंट्स को, कि उन्होंने लिया, ऊपर से उतारा और पूरा पॉलीथीन सहित कपड़ा वो पूरा पकड़ा दिया। जी वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जी जी अगर हम उसको सिर्फ उस पॉलीथीन को रोक दें तो नीचे जो अमाउंट आप देख रहे हैं ना, जी जी जी। इतने आप पर ईयर प्लास्टिक बैग ही बचा सकते हैं। ओह ग्रेट, ये बहुत बड़ा। तो ये इसको इसको बहुत छोटी इसको सी चीज इसको है। सर दोबारा, इसको सर दोबारा रिपीट करेंगे थोड़ा सा, मतलब और लोग भी जो बाद में ज्वाइन मतलब किए वो सुन पाएंगे। हाँ जी हाँ, जो प्लास्टिक लाइनिंग लगाते हैं हम अपने डस्टबिन में घरों में, जी ईज के लिए, सिर्फ कि बहुत ज्यादा गीला वेस्ट, एक तो सेग्रीगेट करेंगे तो उतना गीला उसमें जाएगा नहीं, और वो फिर गट जो जो हो जाता है, जो प्रॉब्लम हो जाती है वो नहीं होगी। जी हमें मालूम है कि हमारी बकेट टाइप की जो डस्टबिन है जी उसमें हम वेट वेस्ट ही डालेंगे, ग्रीन जी वेस्ट ही डालेंगे। जी अब उसमें हम अगर पॉलीथीन की लाइनिंग लगाते हैं, अगर वो लाइनिंग लगा के बंद कर दें और जो भी कलेक्शन वाला आए उसको इस तरीके का इंतजाम रखें कि सीधा के सीधा उसमें पलट दें, जी। तो हम 2,91,200 प्लास्टिक बैग्स पर ईयर बचा सकते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के लिए। तो हाँ, तो ये बहुत छोटे से छोटी टिप है, बड़ी नहीं है, बट हमें इस डायरेक्शन में भी सोचना है। जी दूसरे, स्मेल की प्रॉब्लम है, ये तो हम सभी जानते हैं, जी और स्मेल की प्रॉब्लम के लिए जो एरोबिक चेम्बर्स जो आप लोग डेवलप कर रहे हैं, वो जी आपने सॉल्यूशन भी निकाला है। अभी 100% नहीं है, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जी। क्योंकि उतना हम उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, कि करेक्ट। आप ट्रेनिंग देके कि उसमें एयरेशन प्रॉपर रहे, जिससे कि जी आपको स्मेल का सामना ना करना पड़े। तो जी वो जी संभव है, आप लोग कर लेंगे, और इसको करना भी चाहिए। जी स्मेल कम करके हम एरेशन की एक छोटी ट्रेनिंग स्पेशल एरेशन पे करवाओ, कि कितना मॉइस्चर रखो, कितना ड्राई मैटर रखो इसमें। अगर नहीं है तो आप ड्राई लीव्स का अलग से पैकेट रखें, जो आप कोकोपीट दे रहे हो उसकी जगह ड्राई लीव्स भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो प्रॉपर अल्टरनेट है, और दैट इज इजीली अवेलेबल टू आवर प्लेसेस। जी तो ये भी कर, कुछ नहीं, भूसा होता है हमारा, राइस का भूसा, गेहूं का भूसा, वो भी अगर पुराना एक बोरी भर के रखा रहे और उससे हम कम करना चाहें इस मॉइस्चर को, उससे भी कर सकते हैं। बहुत तो बढ़िया। आपके लिए एक इजी है, और ये इस तरीके से एरोबिक कंपोस्टिंग हम इजीली कर सकते हैं। जी बड़े थोड़ा सा सेंट्रलाइज जो कंपोस्टिंग है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी भी पूरा पूरा हम लोग चाहें तो दोनों सिर्फ छोटे लेवल पे ही आप जैसे सभी अवेयर नहीं है, तो ये दूसरा जो सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग है ये भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, इसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी उसके लिए भी प्रॉपर कैरिंग टाइप की हमें फैसिलिटी के लिए कई तरीके के प्रोटोटाइप डेवलप करने पड़ेंगे। जी मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि आप वेस्ट को कैरी करने के डिफरेंट तरीके के कैसे प्रोटोटाइप बना सकते हैं। राम प्रकाश जी, आपके इंटरेस्ट की जी बात है ये, जी कि जी आप कैसे प्रोटोटाइप बना सकते हैं कि आप सिंगल सेटिंग में, जो मैंने इतने सेग्रीगेशन की बातें बता डाली, तो आपकी वो ट्रॉली क्या क्या ले जा सकती है, आप किस तरीके का रिक्शा बनवा सकते हैं जिससे कि सारा का सारा वेस्ट एक बार में चला जाए। तो ये चीज भी सोचनी है, ये भी एक डायरेक्शन है, बड़े लेवल पे कैसे हैंडल करना है। कई तरीके के डिजाइन हैं, इनको मैं थोड़ा सा और एक बार एक रिव्यू कर रहा हूँ। ये वेट वेस्ट ट्रीटमेंट एनारोबिक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये टोटल व्हाइट कलर का, जी जी ये भी चल रहा है, लेकिन दिनों दिन हम एरोबिक की तरफ जा रहे हैं। पहले बड़े बड़े मॉडल बनाए गए कि एरोबिक करेंगे, लेकिन वो मॉडल सारे के सारे धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे हैं। जी तो हम डिफरेंट साइज जी के एरोबिक कंपोस्टर मॉडल ही, नॉट ओनली वो 2 ड्रम वाला, हम और भी थोड़ा इसमें रिसर्च करने की जरूरत है हमें। करेक्ट। और इसी तरीके से कुछ लोगों ने एरोबिक ये भी बनाया कि एरोबिक कंपोस्टर के साथ में एक गैस कलेक्शन का भी इन्होंने एक चेंबर बनाया, उसे जी गैस कलेक्ट करके भी इन्होंने ये काम किया है, लेकिन वो प्रेशराइजेशन और वो सारा प्रॉब्लम आई, तो जी उसको भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुली नहीं चल पाया। तो हम लोग इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं आगे चल के। ओके। देन हैजार्डस और ई वेस्ट के लिए मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि ये सब चीजें, इनको हम मैंने इस चीज को चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, कि हम थोड़ा सा बैटरीज पे, सीफेल्स पे, पेंट्स पे, एरोसॉल्स पे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कैन है, हिट लिया, हिट का कैन फेंक दिया उसमें, वो नहीं करिए प्लीज। ये सभी को बताइए, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, कि इसको अगर प्रॉपर कलेक्ट कर, भले ही आप महीने में एक बार कोई गाड़ी ऐसी घुमाइए, इकट्ठा कलेक्ट करवाइए, कुछ न कुछ आप अपने, कम से कम अपने जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं उनको आप जिनको देख रहे हैं ग्रीन वेस्ट के लिए,
उसमें प्लीज ये भी उन लोगों को बताइए। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, इसको भी आप कर सकते हैं। और अगर हम यही सब करते रहे तो हमारा पोटेंशियल मालूम, वेस्ट टू एनर्जी के लिए 700 मेगावाट हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं इसी वेस्ट से, और करीब 54 लाख टन मेट्रिक टन जो है हम कंपोस्ट बना सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है। जी जी। ये अमाउंट जितना हमारा वेस्ट है, जो हम 47% बता रहे हैं, उसका 14.7% फाइनल बन के तैयार होगा, जो कि अमाउंट लगभग 54 लाख टन है, 54 लाख टन। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है ये हमारा पोटेंशियल है। और ऐसा देखा गया है कि ये, हाँ बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे बहुत सारे इसका कैलकुलेट कर किया है हमने अपने पास कि कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम हो सकता है। हजारों बोरी रैक की रैक जो ट्रेन की आती है ना, वो उतनी यूरिया बच सकती है, वो सब बच सकता है। और वो फैक्ट्री में नहीं बनेगा तो कितना जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें। हाउस होल्ड वेस्ट के लिए होम कंपोस्टिंग का अगेन हम एम्फेसिस दे रहे हैं। इस तरीके के मटेरियल को बहुत इजीली कंपोस्ट आप कर सकते हैं। आजकल ये सारा मटेरियल आपके पास है और आपके कंपोस्टर हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। जी जी। और जो बल्क जनरेटर हैं उन पे भी थोड़ा ध्यान, नॉट ओनली द हाउस होल्ड। अब हम ये ग्रीन वेस्ट के बल्क जनरेटर का ये फ्लो डायग्राम है हमारा। जी जी। तो इसमें आप देखिए मंडी का वेस्ट है, उस पे भी एक आई करिए हमने, हम डिस्कस तो एक बार किया था बट वी कुडंट मैनेज इट। मंडी का हो गया, जो कम्युनिटी किचन है, लार्ज किचन जो भी हैं, होटल हो गया, हॉस्टल हो गए, गेस्ट हाउसेस हो गए, जहाँ पे ज्यादा लार्ज स्केल पे बनता है खाना, जी तो जी। ऐसी जगहों का, और स्लॉटर हाउस का वेस्ट भी है जी। दैट इज आल्सो ट्रिकी टू मैनेज। तो ये इस तरीके के वेस्ट को हम एक बड़े लेवल पे करके सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग कर सकते हैं इसकी। जी। तो इसका भी जगह कहीं पे लेके आउटसाइड सिटी 10-20 किलोमीटर के रेंज में, तो वहां पे हम विंड रो कंपोस्टिंग या अदर कंपोस्टिंग कर सकते हैं, एरोबिक कंपोस्टिंग। तो दैट इज आल्सो ए मनी मेकिंग एक्टिविटी, जी। क्योंकि वेस्ट तो बेकार ही है और आप क्लीन कर रहे हैं लोगों की जगह, उसका भी आप चार्ज ले सकते हैं, प्लस जो बन रहा है उसका भी चार्ज ले सकते हैं। तो दैट इज ए गुड एक्टिविटी। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो कंपोस्टिंग की बात हम अब थोड़ा सा फाइनली हल्का सा टच कर रहे हैं, क्योंकि कंपोस्टिंग हजारों तरीके से होती है, कोई एक मेथड नहीं है। हम लोगों को, हम देखते हैं ये वाला हमारे लिए सुटेबल नहीं है, दूसरा हम अडॉप्ट करते हैं, दूसरा सुटेबल नहीं, तीसरा अडॉप्ट करते हैं। जी। तो इस तरीके से हमेशा हमारा ये चेंजिंग जो 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 प्रोसेसेस हैं, जो मेथड्स हैं, वो सब होते रहते हैं। जी। अब इंडियन बैंगलोर मेथड जो गड्ढे में बनाने वाला अभी भी रिकमेंड करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कंपोस्ट पिट की बात मत करिए। आप कहीं भी अगर समय बताइए तो कंपोस्ट पिट वाला मेथड बंद कराइए। अगर बनाना है तो हीप मेथड बताइए लोगों को जी। कि हीप में अगर आप बनाएंगे तो दैट इज एरोबिक कंपोस्टिंग होगी। पाइल बनाएंगे और उसमें एयर पैसिवली और एक्टिवली आप उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत जल्दी कंपोस्ट बनेगी। लेकिन गड्ढे में वो जगह भी घेरेगी और साल भर बाद बन के तैयार होगी, तो उसमें कोई फायदा भी नहीं होगा किसी को, और उसमें मीथेन भी जनरेट होगी। जी। तो ये है कई इंडियन इंडोर मेथड है, पिट मेथड, हीप मेथड। तो हीप मेथड को हमेशा आप लोग एडवोकेट करिए। जी। लार्ज स्केल में हमेशा विंडो कंपोस्टिंग इज ऑलवेज गुड। जी। ये टर्न विंडो हो सकती है और पैसिवली एरेटेड विंडो। पैसिवली एरेटेड ऐसी होती हैं कि टर्निंग नहीं करते, उसमें पाइपलाइन पूरी की पूरी परफोरेटेड डाल देते हैं जी। और हम पंप से उसमें हवा को वो करते हैं, सर्कुलेशन कराते हैं। तो ओके। वो भी एक तरीका है। लेकिन हमें टर्निंग इसलिए करते हैं कि हमारा मटेरियल होमोजेनियस नहीं होता है, कई ओके। तरीके की चीजें उसमें होती हैं। तो अगर टर्निंग करेंगे तो वो सब मिक्स भी हो जाएगा और एरेशन भी हो जाएगा, तो दो काम होते हैं उसमें। जी। तो हम हमेशा लार्ज स्केल पे विंडो कंपोस्टिंग को एडवोकेट करें। उसके लिए हमें कुछ श्रेडिंग, फ्रीक्वेंट टर्निंग के लिए श्रेडिंग भी करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा मटेरियल है तो उसे श्रेड करना पड़ेगा। बर्कले मेथड कहलाता है। जी। उसमें माइक्रो आग वो हाईली मैकेनाइज्ड कंडीशन में पॉसिबल है। जी। दूसरा तरीका ये भी है कि हमारे जैसे बहुत ड्राई लीव्स हैं, वो नहीं डिकम्पोज हो रही हैं, तो उनके लिए हम नाइट्रोजन की स्लरी बना के उस पे नाइट्रोजन का सोल्यूशन बना के स्प्रे करते हैं यूरिया का। लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, बट वो खाद बन के तैयार होती है। दैट इज आल्सो वेरी गुड मैन्योर। जी। नॉर्थ डकोटा और माइक्रो ईएम टेक्नोलॉजी है, ईएम बेस्ड क्विक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, सेलुलाइटिक कल्चर है। तो आजकल हजारों लोग इस पे काम कर रहे हैं, हजारों तरीके की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लेकिन टेक्निक वही अच्छी है जो हमारे काम आए।
और हमारे काम आने के लिए हम घर घर में जो कंपोस्ट बना रहे हैं वही टेक्निक हमारे हिसाब से सबसे अच्छी है। हम अपने घर का कचरा कंपोस्ट में कन्वर्ट करें और उसको वहां तक नहीं जाने। जो बाहर का कचरा है उसके लिए आपसे हम कहेंगे कि जो बाकी टेक्निक है उसमें आप सिलेक्ट करिए। जी तो ये देखिए बेस्ट प्लेस मार्केट वगैरह से किस तरीके से निकल के आता है, तो इस तरीके से कलेक्ट हो जाता है। ये एरोबिक कंपोस्टिंग जो विंडरो कंपोस्टिंग है, इसकी कई मशीन्स फॉरेन में और अपने कंट्री में अलग अलग तरीके के मॉडल हैं। तो ये आराम से हो सकती है सिटी के बाहर। जी एरोबिक कंपोस्ट शेड में भी बना सकते हैं, बट वहां पे थोड़ा क्राउडिंग हो जाती है। जी जी दूसरी बात, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके अपने कुछ पैमाने हैं, अपने पैरामीटर्स हैं, उनको हमको अचीव करके ही हम मार्केट में ब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी फर्टिलाइजर की या मैन्योर जो भी बना रहे हैं। जी ये कुछ व्यू है जो प्लांट्स लगे हुए हैं हमारी कंट्री में, और ये तो आप वाला है ही है जो जो क्या कहते हैं आजकल, अभी बीच में इसका बहुत चला था ये OWC वाला, बट दिस इज आल्सो गोइंग टू एक्सटेंड। हमारे हिसाब से ये फेल्योर होने जा रहा है। ऑफ कोर्स इसके कुछ एडवांटेजेस थे, बट दोज एडवांटेजेस आर कॉस्ट की वजह से और इसके मेंटेनेंस की वजह से ये दिनों दिन उतना पॉपुलर नहीं रहेगा, जी आगे चल के कम हो जाएगा। जी और ये कुछ हमारा विंडो कंपोस्टिंग की बनी हुई जो क्वालिटी आप खाद की देख रहे हैं पीछे, ये हमारे बायोमास यूनिट का एक सीन है पुराना। तो जी आप जो ढेर देख रहे हैं और जो पैकिंग का तरीका, जो ढेर देख रहे हैं वो खाद आपको लगी नहीं, आपको लगेगा पता नहीं कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो जी दिस इज वेरी सिंपल मेथड, बाय सिंपल मेथड वी हैव प्रिपेयर्ड दिस टाइप मैन्योर बाय डिफरेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एक दूसरा ये भी है कि हम इस वेस्ट को, आपको अगर थोड़े से लार्ज स्केल पे और थोड़ी और क्वालिटी हमें कंपोस्ट में इम्प्रूव करनी हो तो वर्मी कंपोस्टिंग को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जी एक छोटे स्पेस में वर्मी कंपोस्ट बना के। इसके लिए है कि हम जो कंपोस्टिंग कर रहे हैं आपके ड्रम कंपोस्टिंग में, मान लीजिए अगर टाइम 1 महीना लगता है तो हम 15 दिन में उसको निकाल लेंगे ड्रम जी कंपोस्टर से, और वो मटेरियल हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। या जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइनल 20 दिन या 25 दिन का भी हो जाए तब भी निकाल के हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो दैट जी इज आल्सो ए वैल्यू एडिशन टाइप एक्टिविटी। और डायरेक्ट अगर हमें डायरेक्ट कलेक्ट करके ले जाना है, उसको हमें इकट्ठा करके और उसके बाद फिर हम इसको वर्मी कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी तो ये वेस्ट टू कंपोस्ट कई जो है मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल फर्टिलाइजर ने अपना सिटी कंपोस्ट बनाने पे काफी वो भी कर रही है। 2016 में रेट भी फिक्स किया था कि इसको बाई बैक इसका 15 देंगे इसको। तो एक ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब आज का मुझे नहीं पता, ये मेरे पास पुरानी स्लाइड थी, तो जी आज का डेट पता किया जा सकता है कि आज किस रेट में ये रिकमेंड कर रहे हैं। तो जी गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है कि सिटी वेस्ट को हम किस तरीके से प्रॉपर ठिकाने लगाएं, उसकी वैल्यू को किस तरीके से वो करें। जी ये जो अदर वेस्ट है उसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह का देखिए, ये रिसाइकिल किया हुआ, रीयूज किया हुआ चीजें हम कर सकते हैं। जी दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल ओनली। जी एंड हम बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं जो किस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये सारे दोनों स्लाइड्स में आप देख रहे हैं कि वही रिसाइकिल्ड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, और इस जी तरीके से ऑर्गेनाइज करके जो पुअर लेडीज को उनको लगाया जा सकता है इस काम में, और दे कैन प्रोड्यूस वेरी नाइस मटेरियल। जी 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 और बाकी अगर हम प्लास्टिक वगैरह को सही रिसाइकिल कर पाए तो रोड बनी हुई है, एक एग्जांपल है जो इस साइड में बनी हुई है, राइट साइड में, दैट रोड बाई प्लास्टिक ओनली। और हम थोड़ा सा प्लास्टिक को पहचानने की थोड़ी सी हमारी एक्चुअली है, हम सभी प्लास्टिक को प्लास्टिक ही कहते हैं घरों में जो होता है, तो थोड़ा सा उसको पहचानने की कोशिश करें कि 1 नंबर की है कि 2 नंबर 3 नंबर, इनके जो रिसाइकिल का वो बना होता है साइकिल वाला, उसमें ज्यादातर नंबर लिखे रहते हैं। तो कुछ सिर्फ चॉइस वाले जो होते हैं 2 3 4 जो HDP और LDP और PP की बने हुए प्लास्टिक होती है, ये राम प्रकाश जी अच्छा समझा सकते हैं। जी तो ये ग्रीन है, इनको रीयूज हो जाता है इनका, लेकिन जो सिंगल यूज वाली प्लास्टिक है उसको थोड़ा अवॉइड करें हम सभी। जो छोटी पतली पन्नी पॉलीथीन होती है जी वो जी किसी यूज की नहीं है। तो आई आपने रिफ्यूज उसको कैटेगराइज डिस्पोजेबल भी किया प्लास्टिक, होगा ये अलग बच्ची अलग। का एक स्लोगन है। ये हमारे सारे इंडस्ट्रियल ये रेगुलेशन है गवर्नमेंट का कि हर एक जो भी प्लास्टिक की बोतल होगी उस पर एक साइकिल टाइप का निशान बना होगा, उसमें 1 2 3 4 लिखा होगा। जी तो ऑलरेडी ये क्लासिफाइड है। जी और लिटर टू लैंडस्केप इट गिव्स, हम
अगर लैंडस्केप में पॉलीथीन डालेंगे तो इट किल्स एनिमल एंड डिफीट बायोडिग्रेडेशन। तो ये मैसेज इस पॉलीथीन पे बच्चों ने लिखा हुआ है, तो एक मैसेज भी है सभी के लिए। और हमारा ये जो है आज का टॉक, मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है, क्योंकि मैं बात करना शुरू कर देता हूँ तो मुझे आप लोग भी ज्यादा नहीं लिया, बिल्कुल यू आर ऑन नहीं, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। मुझे लग रहा है मैंने 52 मिनट ले लिया है। आई एम सॉरी कि मैं, मेरी आदत टॉपिक बहुत आदत पड़ी हुई है इंटरेस्टिंग 40 मिनट से मैं ठीक है, फिर थैंक यू। थैंक यू। और कोई अगर किसी को और कोई इंटरेक्शन जी आप बने रहिए हमारे साथ। और अभी मैं बाद में कोई एक बार इंटरेक्शन किसी को करना हो, कुछ एक पूछना बार हो, आपकी एक बार सभी स्पीकर को सुनने के बाद एक्सपर्ट एडवाइस आपकी एक बार और चाहेंगे फाइनल कमेंट्स। तो मैं अभी अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। आपकी आवाज इस टाइम पे कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा अब आ रही है सर क्लियर? सिग्नल कुछ अब आ रही है? ठीक है, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपकी आवाज अभी नहीं आ पा रही है प्रॉपर। आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा हाँ, मुझे आ रही है आवाज। अभी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो है श्री राम प्रकाश जी। और मैंने उनका परिचय पहले भी दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ व्यूअर्स बाद में भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और अभी राम प्रकाश गर्ग IIT दिल्ली से हैं। एजुकेशन आपकी IIT दिल्ली से हुई है और आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जो भी हमारी आजकल गाड़ियां हैं, जो भी, चाहे वो मारुति की है, चाहे वो जनरल मोटर की है, जो भी गाड़ी हम यूज कर रहे हैं उसमें सभी गाड़ियों में आपकी कंपनी का पार्ट लगा हुआ है। और आप इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ आप बहुत बड़े सोशल एस्पेक्ट पे बहुत बड़ा काम करते हैं। आप रोटरी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप यहाँ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अब मेरे सपनों का भारत में आपका एक अहम योगदान है। और इस एज में भी मैं तो आपके उस हौसले की दाद देता हूं। और अब आप इस एज में भी इतना वो कर रहे हैं, और आप ही की देन है ये मेरे सपनों का भारत। तो अब आप सभी लोग सुनेंगे श्री राम प्रकाश जी को। वेलकम राम प्रकाश जी। मंत्री जी, सभी का स्वागत है। मैं सिर्फ जो ये हमने स्टार्ट किया है मेरे सपनों का भारत, इसकी भूमिका पे थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा। हमारे सहयोगी मित्र हैं श्री रघुहरी डालमिया। वो पीछे 1-2 साल से UCS केम स्कूल में और भिवाड़ी के स्कूल्स में और दिल्ली के कॉलेजेस में जाते हैं और उनका समय लेते हैं बच्चों का, और अपने हिसाब से उनको कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जब भी उनके क्लासेस अटेंड की हैं, मुझे उसमें एक थीम लगा कि शायद ये भारत को बदलने का कुछ प्रयास है, नए भारत के निर्माण की तरफ जा रहे हैं। और उनसे प्रेरित होकर के मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक चैनल शुरू करें, इसमें मेरे सपनों का भारत हो, नए भारत के निर्माण हो। हम सभी लोग सोचते हैं हमें कैसा होना है। पर्सनल लेवल पर बच्चा जब 4वीं-5वीं में ही होता है, उसी वक्त माँ बाप पूछते हैं बेटा क्या बनेगा। कोई कहता है मैं टीचर बनूंगा, कोई कहता है मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। वो बच्चे की एक कल्पना होती है, परंतु जो बच्चा उस कल्पना को लेकर के आगे साकार करने के लिए प्रयत्न करता है, वो निश्चय ही उसको पा लेता है। तो रघु जी ने जो स्टार्ट किया है अपना सीरीज, उसका नाम उन्होंने दिया मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। तो ये हम सबका कोशिश होनी चाहिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं, केवल कल्पना न करें कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत योगदान दे सकें। हर वक्त हम सरकार की तरफ देखते रहें, उससे काम नहीं होगा। जितने अपना सामर्थ्य है, जितनी अपनी समझ है, उसमें आप चलते रहिए। जैसे जैसे चलेंगे लोग जुड़ते रहेंगे और कारवां बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। मेरा सपनों के भारत या नए देश के निर्माण में खाली एक चीज नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग है,
घूसखोरी है, समय पर आना है, समय पर जाना है, शिक्षा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पुलिसिंग है। हम सबको तो टच नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स को अपने साथ बीच में जोड़ने का प्रयास करेंगे। यह तो एक लंबी जर्नी है और अब हम उस पर निकल पड़े हैं। और कोरोना महामारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष अब टॉप पर है। चाहे वो आयुर्वेद ले लें, चाहे वो हमारी जीने की पद्धति ले लें, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल ले लें। जिस हिसाब से हमारे देश में कोरोना का कहर दूसरे देशों से कम है, वो सब हमारी सूझबूझ का परिचय है और हमारे संस्कारों का ही नतीजा है। जरूरत है अपने पिछले 50 साल 100 साल वाले को थोड़ा जोड़ने की। कैसे हम उसको आधुनिकता के साथ में उसको जोड़ें ताकि आधुनिक भी रहें और अपने आप को बचा कर भी रखें। जी, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है। बहुत से मल्टीनेशनल्स ऐसे हैं जहां पे हिंदुस्तानी सीईओ हैं। उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि हमारी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट पर है। उसके लिए कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। और आज मैं चाहता हूं कि हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर प्रभात कौशिक जी हैं, जो कि बहुत बड़ा रोल वैसे भी निभा रहे हैं। एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स, हट करके, किताबों से हटकर कैसे बच्चे का भविष्य निर्माण हो। केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता। जो आजकल इंजीनियर, डॉक्टर, सीए सोचते हैं हम कि सिर्फ वही पढ़ाई और कोई पढ़ाई नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा ये चाहूंगा कि हम इसके साथ साथ सोशल फैब्रिक की तरफ ध्यान दें। जब तक हमारा सोशल फैब्रिक चेंज नहीं होगा, हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्लम्बर का ही उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी एक इंजीनियर की है। कारपेंटर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी की एक इंजीनियर की है। सफाई कर्मी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना कि किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की है। वो भी अपना काम कर रहा है। इमेजिन करें सफाई कर्मी नहीं आवे तो सारा देश तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हमें सबको इसमें प्रयास करना है। सभी को मेरा आह्वान है, सभी से जो आज जुड़ रहे हैं, आज इसका पहले सेशन हुआ है, जो भी इसमें जुड़ना चाहें अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और हम बियॉन्ड डिस्कशन काम करेंगे। अब वो एटलीस्ट हमारी उम्र में हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्यों करना है। नाउ द स्टेज इज फॉर टेकिंग एक्शन। तो अब कंपोस्टिंग के लिए हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, इंडिविजुअल होम कंपोस्टिंग एंड कम्युनिटी लेवल होम कंपोस्टिंग, एज वेल एज नाउ म्युनिसिपैलिटी लेवल कंपोस्टिंग। वो आपको थोड़ी देर में हेमंत बताएंगे। आपका सभी का इस सेमिनार में, इस टॉक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। आपके सहयोग का हमें हमेशा अपेक्षा रहेगी। रंजन भाई साहब भी इसमें जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राम प्रकाश जी, आप बने रहिए। एक बार बाद में एक्सपर्ट कमेंट्स लेंगे। तो अब हमारे बीच में हमारे स्पीकर डॉक्टर प्रभात कौशिक जी भी आ गए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और प्रभात कौशिक जी एक बहुत ही बड़े आइकॉन हैं अपने फील्ड में, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि हम लोग बड़ी विविधताओं से, हमारी लाइफ में बहुत सारी विविधताएं आती हैं। तो डॉक्टर कौशिक को उनके एस्ट्रोलॉजर ने, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बताया कभी उनको कि आप कभी भी एजुकेशन के फील्ड में फिट नहीं हो सकते। तो ये बड़ा रोचक सा लगता है सुनने में, और बड़ा ही वैसा लगता है कि जनरली हम लोग अपनी कुंडली और इन चीजों में, बहुत चीजों में, भ्रांतियों में रहते हैं। और डॉक्टर साहब ने प्रूव कर दिया कि एजुकेशन बियॉन्ड बुक क्या होती है। और क्योंकि समय कम है, इनके बारे में मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है बोलने के लिए। मैं इतना बताऊंगा कि आप एजुकेशन के आइकॉन हैं ग्लोबली।
और इंटरनेशनली अवार्डेड हो चुके हैं 2 बार, इंटरनेशनली 6 बार, नेशनली 2 बार, 1 बार स्टेट ने आपको अवार्ड से सम्मानित किया है। अब मैं डॉक्टर प्रभात कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं नेक्स्ट टॉक के लिए। प्लीज वेलकम। Thank you, Vipin ji. Thank you, Ram Prakash ji, or thank you for all the participants. It's my privilege to be a part of such an influential group. और मैं ऐसा मानता हूं कि राम प्रकाश जी का और विपिन जी का मुझे सदा से ही बड़ा प्यार मिला है, बड़ा साथ मिला है, और जो कुछ भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स मैं करता रहा हूं, भिवाड़ी कम्युनिटी ने इतना साथ दिया तो इसलिए शायद कर पाया। अदरवाइज मुझे लोगों ने शुरू से ये कहा था कि क्या डफर्स की सोच लेके स्कूल खोलने निकला है, तो डफर स्कूल वाला ही डफर होगा, तो स्कूल में से पास आउट लोग तो डफर होंगे ही होंगे निश्चित। तो मेरा बिलीफ हमेशा से ये रहा कि जो किताब में लिखी गई चीजें हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन किताब के बाहर होती है। इसीलिए मैंने एजुकेशन बियॉन्ड द बुक्स पे काम किया, और लकीली सरकार के साथ मिलके मुझे बहुत सारे देशों का एजुकेशन सिस्टम इवेल्युएट करने का मौका मिला। तो मैंने पाया कि हम लोग रट्टू तोतों के अलावा और कुछ क्रिएट हिंदुस्तान में नहीं कर रहे थे। चाहे बना भले ही उसको हम IITian दें या डॉक्टर दें या टॉप क्लास प्रोफेशनल दें, बट उसको ह्यूमन बीइंग बनाने में हम लोग सफल नहीं हो रहे थे जी। तो उसके जब बाहर जाके देखा कि भाई जो हम कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, उल्टा हम अपनी सच वंडरफुल हेरिटेज वी हैव, वी आर स्पॉइलिंग दैट। तब मुझे लगा कि एजुकेशन पे थोड़ा हट के काम किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें मुझे कम्युनिटी का साथ मिला, और राम प्रकाश जी और विपिन जी जैसे लोगों ने हमेशा हौसला अफजाई की कि चलो ठीक है। तो इसमें जो एजुकेशन बियॉन्ड द बुक्स टॉपिक पे मैं जो बात करते करते हमको ये लगता था कि संस्कार डालें, बच्चों में सहयोग की भावना डालें, बच्चों में कॉपरेशन डालें, बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो ऑनेस्टी हो, कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो मैं कर रहा हूँ उससे किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा। मगर एट द सेम टाइम जब राम प्रकाश जी से मुलाकात हुई अब से बहुत साल पहले, तो पता चला कि ये वेस्ट मैनेजमेंट भी एक एरिया है जहाँ बच्चे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और क्योंकि बच्चे घरों से आते हैं और घरों से ही कबाड़ निकलता है, तो हम लोगों को ऐसे ही एक नारा सूझा कबाड़ से करोड़ तक, जिसको हमारे बहुत सारे बच्चों ने बड़े ही आश्चर्यजनक उत्साह के साथ अडॉप्ट किया, और राम प्रकाश जी के मोटिवेशन में उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। आज मुझे प्राउड है कि जब हम बच्चों से पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, तो हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम कबाड़ मैनेजमेंट वाले बने, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राम प्रकाश जी की तपस्या का, कि उन्होंने बच्चों के साथ मिलके इन सब चीज़ों पे काम किया। और ये बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट में ही नहीं, हर उस एरिया में काम कर रहे हैं जो एरिया किसी न किसी तरीके से समाज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच करता है। और ऐसे में खुद एनवायरनमेंट को खराब न करना और दूसरों से खराब होने से बचाना, इस तरह की शपथ लेना बचपन में ही और उसको करके दिखाना बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा। ये कुछ फोटोज जो आप देख रहे हैं, थैंक्स टू विपिन जी के आपने इस तरह ये PPT बना दिया। ये टन्स ऑफ गार्बेज टनों में इकट्ठा किया गया भिवाड़ी के घरों में से, और फिर उसको बहुत ही यूजफुल आइटम्स में कन्वर्ट किया गया लास्ट एनुअल फंक्शन के ऊपर। ये डॉक्टर साहब सभी वेस्ट से बनाया हुआ है? ये सब कुछ वेस्ट से है, कोई भी आइटम इसमें ऐसा यूज नहीं किया गया। थोड़ा सा आप जो स्लाइड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। हाँ, ये जो जैसे आप सब्जियां देख रहे हैं या कठपुतलियां देख रहे हैं या जो सामने अभी जिराफ देख रहे हैं, ये सब चीजें वो चीजें हैं। जैसे जिराफ आप देख रहे हैं तो वेस्ट टायर है, जो बसों से टायर निकलता है। अरे वाह! और उस टायर को जलाने या एनवायरनमेंट में फेंकने के बजाय इन्होंने डेकोरेशन में यूज किया है। बहुत जबरदस्त। और ये सब बच्चों का अपना आइडिया था, और ऐसे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जहां यदि आज उसको मार्केट में बेचने के लिए निकले हैं, हम कोई ऑक्शन करने निकले हैं, तो लाखों रुपए के आइटम्स बच्चों ने वेस्ट में से बना दिए हैं। और समाज में या घर में या आसपास में जो कचरा है उससे हमारे एनवायरनमेंट को
बचाया भी है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि रामप्रकाश जी समाज की सोचने वाले लोग आगे आए और मेरे बच्चों को मोटिवेट किया, और उसका देखिए रिजल्ट सुंदर, मैं एक ये देख सुंदर रहा हूँ सा कि स्लाइड, आज एक ये सुंदर सा स्लाइड दिखाई दे रहा है यूसीएस स्कैम का। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये थोड़ा सा बताएंगे, ये क्या चीज है जिसपे परवरिश लिखा हुआ है? ये एक एनुअल फंक्शन में बच्चों ने वेस्ट मटेरियल यूज करके ये स्टेज बनाई है। अरे वाह, इसमें कोई भी चीज नहीं है जिसको मार्केट से खरीदा गया हो, सब कुछ वेस्ट से बनाया गया है। अरे वाह, तो आप ऐसा बहुत सारी चीजें पाएंगे, और मैं इनवाइट करूंगा इस ग्रुप को, जब भी एक बार हम कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके एक बार स्कूल का विजिट करें और देखें कि बच्चों ने क्या क्या इनोवेटिव काम किए हुए हैं, जी और किस तरीके से जो बिल्कुल वेस्ट आइटम है जो हमारे समाज के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, उसका भी किस तरीके से यूज किया जा सकता है। जी जैसे पहले पुराने जमाने में गांव के अंदर गांव का कचरा गांव में ही मैनेज हो जाया करता था, उसको कहीं बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे लोगों को रिसाइकलिंग की वैल्यू पता थी और वो हर चीज को रिसाइकल करके यूजफुल आइटम्स में कन्वर्ट कर लिया करते थे। वही चीज हमने बच्चों को सिखाने की कोशिश की कि वो बच्चे इस मामले में आगे चल के एटलीस्ट ना करेंगे ना करने देंगे, वो वाली सिचुएशन है। बच्चों का नारा भी यही है कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, जी जी राम प्रकाश जी का दिया हुआ नारा है, और उसको बच्चे बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात इस टोटल प्रोजेक्ट में ये लगी है कि जैसे हम डिफेंस में बात करते हैं ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो कहते हैं कैच देम यंग। तो राम प्रकाश जी ने बड़ा ही समझदारी भरा गेम खेलते हुए बच्चों को एज यंग एज 10 इयर्स 8 इयर्स, इस एज ग्रुप के बच्चों को भी इसमें शामिल किया है। ये और शायद बच्चे आपने ये कलेक्शन का एक ये स्लाइड चल रही है आपकी, ये शायद वेस्ट दिखाई दे रहा है इसमें साइड में। ये सारा वेस्ट है। जी जी जी, जो बच्चों ने कलेक्ट किया है। हाँ, और जैसे आप देख रहे होंगे इसमें दोना लगा हुआ है, जी कोई ब्रश लगा हुआ है, कोई कुछ, मतलब जो चीजें बाहर फेंक दी गई वो जी सब जी लगी हुई हैं। इसी की एक पेंटिंग मेरे ऑफिस में लगाई गई है बच्चों के मोटिवेशन के लिए। जी और जो पिछली बार आप आए थे आपने देखी भी थी। जी तो इसमें इसमें कपड़े से लेकर के प्लास्टिक तक, कांच तक, हर एक चीज को रिसाइकल करके कुछ न कुछ यूजफुल चीज में कन्वर्ट किया गया है। बहुत सुंदर। और वो ऐसा लगता है कि मार्केट में पहले तो मिलेगा ही नहीं, और यदि मिलता भी है तो लाखों रुपए की चीज है। तो उस हिसाब से आई एम प्राउड के बच्चों ने इस पे ये अच्छा काम ये किया। ये शायद सीनरी है सर जो आपके ऑफिस में लगी है। हाँ, ये वो सीनरी है। क्या सुंदर है साहब। ये अभी जो मटेरियल देख रहे थे उसका ये बनाया हुआ है। जी हाँ। क्या जबरदस्त। तो इसमें आपको मैं एक चीज और ग्रुप को बताना चाहूंगा कि मैं, क्योंकि एजुकेशन में एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया था, मैं टीचर नहीं था पहले, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था बच्चों को, टीचर्स को समझना। तो मैंने उस समय जितनी मेरी समझ थी उसके हिसाब से एक नारा दिया था, डोंट फेल द चाइल्ड, इट इज मर्डर। और मैं आज भी उस पर चल रहा हूँ, और लकीली एक भी बच्चा पिछले 22 साल में इस स्कूल में असफल नहीं हुआ है। कारण उसके पीछे शायद यही है कि खाली किताबों में उलझा के उसको नहीं रखा गया, उसको एजुकेशन बियॉन्ड द बुक्स ला के और कुछ न कुछ किसी न किसी चीज के लायक बनाया गया। इसी क्रम में जब सरकार ने यहाँ कुछ काम होते हुए देखा हमारे भिवाड़ी स्कूल में, तो एक कमेटी अपॉइंट की गई जिसको मैंने हेड किया, और हम बहुत सारे देशों में गए, वहाँ की एजुकेशन, पर्टिकुलरली वोकेशनल एजुकेशन के एरिया में, स्किल डेवलपमेंट के एरिया में हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया काफी देशों में जाके। और जब देखा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, केवल बच्चों को खूब सारी डिग्रियां फाइल भर के पकड़ा दे रहे हैं, और बाद में जब वो मार्केट में जाता है तो राम प्रकाश जी जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है, मुझे ये कागज नहीं चाहिए, ये बता तुझे आता क्या है। करेक्ट। और जब आता क्या है पूछता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एम्प्लॉयर, तो बच्चा इधर इधर उधर देखता है और कोई जवाब नहीं दे पाता है। अल्टीमेटली उसको जॉब नहीं मिलता है। और सिचुएशन देश की ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स स्वीपर्स की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो स्किल नहीं है, इसलिए तो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करने के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार ने जो काम हम लोगों ने 2008 से शुरू किया था,
अभी 2020 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। हर क्लास के लिए 6 से लेकर के 12 तक एक स्किल सेट मैंडेटरी कर दिया गया है। बच्चे 5 सब्जेक्ट्स तो मैंडेटरी वाले पहले जो पढ़ते थे उनको पढ़ेंगे, 6वां सब्जेक्ट स्किल डेवलपमेंट का पढ़ेंगे और उसको 6 से शुरू करके 12 तक उसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, ताकि जो बच्चा 12th के बाद अच्छा नहीं पढ़ सकता हो वो अपना स्किल यूज कर सके। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो मंशा है कि हिंदुस्तान में जो 135 करोड़ अब हमारी आबादी हो गई है, कोई 133 कहता है, 130 कहता है, मगर जो डेटा यदि आप देखो तो 135 करोड़ के ऊपर है हम। तो 135 करोड़ की आबादी में आज भी हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा यूज है। तो चाइना ने जिस तरह से अपने लोगों को स्किल सिखा के काम पे लगाया, यही प्लान मोदी गवर्नमेंट का है कि हम अपने हर बच्चे को जो भी स्कूल से पास आउट हो उसको ऐसा कुछ लुक्रेटिव करियर दें कि उसको हायर एजुकेशन के लिए जाने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, आपको यदि याद हो 95 में एक रिसर्च पब्लिश की थी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, जब हिंदुस्तान में 95 की बात कर रहा हूँ, एक बच्चे को ग्रेजुएट बनाने में पर ईयर 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता था 95 में। 95 के बाद कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं, इसलिए मुझे डेटा पता नहीं, मगर आप समझ सकते हैं कि सैलरीज और खर्चे जो गवर्नमेंट के हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हो सकता है आज हम एक बच्चे के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हों और वो ना तो खुद के लिए कुछ बन पा रहा है, ना समाज के लिए कुछ बन पा रहा है, उल्टा समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बोझ बन जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन को जो मैंने नारा लिया था एजुकेशन बियॉन्ड द बुक्स, उसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया और अब आके हम एटलीस्ट इस पोजीशन में आ गए हैं कि बच्चा किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, खाली पासिंग मार्क्स 33% मार्क्स बाकी सब्जेक्ट में ले आएगा और एक स्किल यदि उसके पास है तो वो कुछ जिंदगी में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कर सकेगा, क्रिमिनल नहीं बनेगा, बेरोजगारों की फौज में खड़ा नहीं होगा। तो ये टोटल मिशन था और इसी मिशन पे आगे चल रहे हैं। बाकी मेरे सपनों का भारत, मुझे भी ऐसा लगता है कि अब राम प्रकाश जी और विपिन जी जैसे लोगों ने यदि लीडरशिप एक्सेप्ट की है और चैलेंज लिया है और मेरे जैसे फॉलोअर्स यदि आपके साथ हैं, तो कोई रीजन नहीं बनता कि हम दोबारा से वो सोने की चिड़िया वाला भारत नहीं ढूंढ के ला पाए। थैंक यू सर, ये हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे मार्गदर्शक साथ हैं तो हमें अपने सपनों का भारत साकार होते हुए नजर आता है, क्योंकि अब समय आ गया है, क्योंकि अब हमें समय आ गया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि इस कोरोना काल में हम लोगों ने अंदर रह के अपने अंदर झांकने की कोशिश की, और जिसकी देन है ये मेरे सपनों का भारत। तो थैंक यू वेरी मच कौशिक साहब, और बने रहिएगा। हम बाद में एक एक्सपर्ट एडवाइस सभी की लेंगे। और हमारे लास्ट स्पीकर हैं हेमंत, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अभी एक स्टार्टअप कंपनी कंपोस्टिंग के ऊपर राम प्रकाश जी की मेंटरशिप में आपने स्टार्ट किया है। आप आईटी बैकग्राउंड से हैं और कंपोस्टिंग के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, और राम प्रकाश जी इनके मेंटर हैं, जैसे राम प्रकाश जी ने इशारा किया। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ओवर टू हेमंत। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। तो सबसे पहले आप सभी जो मेरे को देख रहे हैं उनका धन्यवाद यहाँ टाइम देने के लिए। हम लोग जैसा अभी मेंशन किया था राम प्रकाश जी ने, और आज का टॉपिक भी जो है वेस्ट टू वेल्थ, हम उस पे काम कर रहे हैं। तो जो सबसे शुरू में शिवादर जी ने बात करी थी कि जो हमारा वेस्ट है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। हमारा बेसिकली मोटिव यही है कि जितना भी जो कचरा घर से निकल रहा है या किसी कम्युनिटी से निकल रहा है उसको मैनेज करें, और उसको जितना डिसेंट्रलाइज हो सके उसको डिसेंट्रलाइज मैनेज करें। तो हमने इसके लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों को अप्रोच किया है। हमने अभी लगभग 200 घरों में इंडिविजुअल्स में ऑलमोस्ट ये कंपोस्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि सक्सेसफुली रन हो रही है। और हम अगले 6 महीने में जो एस्टिमेट कर रहे हैं, और वो अराउंड हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम 1000 फैमिलीज तक, 2000 फैमिलीज तक पहुंचेंगे। और उसके अलावा हमने भिवाड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ भी एक 1 टन पायलट प्रोजेक्ट लगाया है,
जो कि सक्सेसफुली रन कर रहा है। और अभी हम बाकी कंपनीज से भी बात कर रहे हैं कि उनके जो कैंटीन में, जो उनके यहाँ पे जो किचन है, उसमें जो वेट वेस्ट निकलता है तो उसको हम कंपोस्ट कर सकें और उसको वहीं पे कंपोस्ट बना सकें उसी एरिया में, ना कि उसको कहीं पे बाहर फेंका जाए। तो जैसा पहले होता था, जब हमारे पास, हम लोग सभी ज़्यादातर गांव से आते हैं और सभी लोग जब पहले गांव में रहते थे, हम लोग पिट कंपोस्टिंग करते थे। तो आजकल पिट कंपोस्टिंग में इशू है कि जो हमने जो केमिकल डाला है जमीन में, उससे हमने जो जीवाणु है उनको मार दिया है। तो जीवाणु मारने के बाद जो कंपोस्टिंग, जो जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाता था पिट में डालने के बाद, अब वो बहुत देर में शुरू होता है और उसकी वजह से वहाँ पे लीचेट पहले निकलना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पे वो जमीन भी हम पॉल्यूट कर देते हैं और कंपोस्टिंग भी बहुत टाइम लेती है प्रोसेस होने में, कंप्लीट करने में। हमने जो मेथड लिया है उसको हम ड्रम कंपोस्टिंग बोलते हैं, एरोबिक कंपोस्टिंग बोलते हैं, और हमने बहुत ही कम प्राइस में इसको एक इंडिविजुअल होम के लिए निकाला है। प्राइस इज जस्ट 500 रुपीज, जिसमें आप अपना कंपोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर पे। और उसको फिर अगर आपको दो फैमिलीज को मिलके करना है, 4 फैमिलीज को मिलके करना है, या एक सोसाइटी में एक टावर में मिलके करना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग सिस्टम्स है। सो अब जैसे कोरोना के चलते हुए बहुत सारा हमारे जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्री है, उसको इम्पैक्ट आया है, हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट आया है। तो इंडिया इज अ वेरी बिग हब जहाँ पे हम वेस्ट से काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज को इसमें मैं इनवाइट करूँगा, जो भी इसको सुने वो आए आगे, फॉरवर्ड अपना आए और इसमें हमारे साथ ज्वाइन करें और अपने अलग अलग चीज़ों को, जैसे अभी प्रभात कौशिक जी ने भी दिखाया कि हम वेस्ट से कैसे सीनरीज या कुछ रिसाइकल करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जिसको हम एज अ डेकोरेशन यूज कर सकते हैं। तो आजकल जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो आपके हब्स हैं, उसमें इंडोर डेकोरेशन के लिए ये सब वेस्ट से बनाई हुई चीजें यूज हो रही हैं। तो उसको आप एक कोई भी एज एंटरप्रेन्योर इसको चूज कर सकता है और उसको वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे हमने डेटा देखा है कि बहुत सारा जो हमारा वेस्ट है वो ऐसे ही पड़ा रहता है सड़कों पे, अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो हमारे यहाँ पे हमें भी पता है कि सिस्टम और गवर्नमेंट में अभी काफी लैग्स हैं जिसको प्राइवेट कंपनीज को आके फिलअप करना पड़ेगा। तो जब तक हम जैसे यंग लोग नहीं आएंगे इस फील्ड में, जो लोग ज्यादा काम कर सकते हैं इस फील्ड में, उनकी रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में आने के लिए। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस फील्ड को भी एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हैं। और जैसा कि ये सर ने अभी बताया, प्रभात जी ने, कि बहुत सारे बच्चे एज अ वेस्ट को अपना करियर भी चूज करने के लिए बोलते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए कि वो आए और वेस्ट से अपना वेल्थ बनाए, क्योंकि अभी इसमें मार्केट बहुत ओपन है, बहुत कम लोग हैं जो इसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ लोग फॉरवर्ड आएं और कंपोस्टिंग करें, अलग अलग तरह की कंपोस्टिंग जो डिस्कस हो चुकी हैं, वर्मी कंपोस्ट, एरोबिक कंपोस्ट, एनारोबिक कंपोस्ट। तो हम एनारोबिक कंपोस्ट से अपना पावर जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारा पावर जो आज अभी हमारी जितनी जो पॉपुलेशन है उसके बढ़ती जा रही है। तो हमें ज़रूरत है कि लोग इस चीज़ में फॉरवर्ड आएं और आके अपना काम करें। राम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, बताइए। राम प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही। हो गया? अभी आप अनम्यूट करिए प्लीज, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हो गया, मेरा अनम्यूट हो गया जी। हेमंत ने थोड़ा ये, हेमंत एक चीज और टच कर सकते हो कि भी इट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो जी सर। कंपोस्टिंग है। और मैं एक आंकड़ा तैयार किया है जो सभी के सूचनार्थ बता रहा हूँ
कि हिंदुस्तान में कंपोस्टिंग अलोन से करीब 96 लाख नई जॉब पैदा हो सकती, 96 लाख अपॉर्चुनिटी, 96 लाख नई जॉब्स होंगी। तो दिस इंक्लूड्स द एंटरप्रेन्योर्स। तो कुछ इसमें एंटरप्रेन्योर जो जल्दी 25 व्यक्ति इकाई को संभालेंगे। आपकी वॉइस नहीं है सर, कनेक्टिविटी का इशू है। चलो ठीक है, मैं सर की बात को क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोगों ने एक स्टडी किया है कि जैसे आजकल बहुत सारा टॉक चलता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है या कहाँ से आएगा एम्प्लॉयमेंट। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वेस्ट टू वेल्थ, जिसमें जो हमने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग हम लगभग 1 करोड़ जॉब्स जो हैं और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं मिला के, जो कि बहुत बड़ा बूस्ट होगा एक हमारे नेशन के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए। और इतने सारे लोगों को जब रोजगार मिलेगा और घर के आसपास जब रोजगार मिलेगा तो बहुत प्रोग्रेस करेगा नेशन एज अ होल। तो इस को फिर जो आज का हमारा मोटिव है कि मेरे सपनों का भारत, तो उस सपनों के भारत को हम फिर से वैसा सोने की चिड़िया बना पाएंगे एक बार फिर से, अगर लोग सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर और पर्टिकुलर 2-4 चीजें ना करके और भी चीजों पे ध्यान दें। तो मैं यही कहूंगा सभी से कि वेस्ट टू वेल्थ में आए, चाहे वो इंटीरियर डेकोर्स में आए, चाहे वो एनर्जी में आए, चाहे वो कंपोस्टिंग में आए। बीच में आपको रोक रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ, जैसे शिवाधर जी ने कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखाई थी, डू यू हैव समथिंग जो क्विकली 5 मिनट में दिखा सकते हैं, सो दैट आज हमारे बीच में गाजियाबाद से हमारे श्री राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम 2 मिनट चाहेंगे वो बताएं। हमारे बीच में रंजन अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम 2 मिनट का इंटरेक्शन करेंगे और फिर फाइनल क्वेश्चन आंसर के लिए अपन स्पीकर से बात करेंगे। इफ यू हैव 5 मिनट में अपना स्लाइड दिखा सकते हैं क्विकली प्लीज। हाँ, मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ जस्ट। क्या आपको स्लाइड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन साइज अलग अलग कंपोस्टर्स डिजाइन करे हैं। जैसे जो आप ओसा 20 देख पा रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल फैमिली के लिए कंपोस्टर है जो हमने डिजाइन किया है, जिसको एक फैमिली जिसमें 4 मेंबर है, 5 मेंबर हैं, वो इसमें अपना खाद बना सकते हैं। देन इसके बाद एक ओसा 50 है जिसमें 3 या 4 फैमिलीज मिलके अपना वेट वेस्ट को कंपोस्ट करके खाद बना सकते हैं। और फिर सेम ओसा 200 है जिसमें लगभग 8 से 10 या 12 फैमिलीज तक इसको यूज करके खाद बना सकते हैं। और बहुत ही ये सब रीजनेबल प्राइसेस में है। तो मैं विपिन जी के साथ शेयर कर दूंगा अपना नंबर। सो अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर होम्स, फॉर कम्युनिटी। जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो अभी क्या है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत रूल्स आ गए हैं कि आपको अपना कचरा अपने ही प्रीमाइसेस में कंपोस्ट करना है, उसको रीयूज करना है जितना हो सके। तो उसके हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम वहाँ पे आके आपके यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वहाँ पे। तो हम लोग लोकल बॉडीज के साथ काम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसमें हमारे साथ और भी लोग जुड़े। तो अगर कोई एज अ चैनल पार्टनर या किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, तो दे आर वेरी मच वेलकम। तो हम भी बिकॉज हम चाहते हैं कि देश में सफाई हो, क्लीनलीनेस बढ़े। तो हम इसको अपने तक सीमित ना करके, किसी को अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम वो टेक्नोलॉजी बताने के लिए तैयार हैं। किसी को अगर हमारे साथ बिजनेस करना है तो हम उसके साथ बिजनेस करने के लिए भी तैयार हैं। हम किसी भी तरह की मदद जो हो सकती है एक नागरिक, भारतीय नागरिक के तहत पे, हम वो उस हद तक करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। सो अब लेट्स स्टार्ट। रंजन जी का स्लाइड नहीं दिख रहा है। रंजन जी शायद मैं अभी सभी व्यूवर्स को एक बार दोबारा से मेरे सपनों के भारत के बारे में बता देता हूं कि ये हमने स्टार्ट किया है, जिसमें राम प्रकाश जी का बहुत बड़ा रोल है और डॉक्टर प्रभात कौशिक इसके 2 मेन पिलर हैं। मैं इसमें सहयोग कर रहा हूं।
और मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने इस मेरे आइडिया को काफी सराहा है। और आपके पास वैसे समय की कमी होती है, लेकिन मैंने भारत के लिए इनसे समय मांगा है कि मेरे सपनों का भारत आप जैसों के बिना नहीं बन सकता। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी बहुत अच्छे पदों पे काम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत सरकार में, और आज कल दायित्व निभा रहे हैं गाजियाबाद में। आप आर्य समाज के अध्यक्ष हैं। ओवर टू राजेंद्र जी। मैं पहले तो अपने सारे ग्रुप के सदस्यों को प्रणाम करना चाहूँगा और इसके बाद क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि किसी कारण से मैं लेट हो गया जुड़ने में, तो इसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे चूँकि आज ये इंट्रोड्यूसिंग हमारा ये चैप्टर है, तो इसमें बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही मुझे प्रेरणा प्राप्त हो रही है थोड़ी देर से जब मैं सुन रहा हूँ इसको। जो हमारे प्रकाश जी ने और अभी हेमंत जी ने और डॉक्टर कौशिक ने जो इतना महत्वपूर्ण विषय ये वेस्ट टू वेल्थ जो किया है, इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मुझे अभी इनसे प्रेरणा मिली है और कुछ हम लोग इसमें कुछ कार्य कर भी रहे हैं। आर्य समाज की तरफ से भी हमने एक ऐसे प्रकल्प का एक संकल्प किया है कि जैसे अभी बताया गया कि वेस्ट टू वेल्थ की बात हो रही है, तो ये जो वेस्ट की तो है ही है, सबसे बड़ा तो हमारा जो रिसोर्स है, जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, वो तो ह्यूमन रिसोर्सेज ही है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे हर गली मोहल्ले में जहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप जैसे लोग हैं और हजारों लोग हैं जो इतना अच्छा कार्य करके इस देश को कहीं भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स का है, जो हमारा मानव जो ये मटेरियल है, ये वेस्ट ही हो रहा है। उनकी हरकतें, उनके आचार व्यवहार, उनका जो भी समाज के प्रति जो उनके कार्य प्रणाली है या जो उनका जीवन दर्शन, जीवन पद्धति बन गई है, वो किसी वेस्ट से कम नहीं है। तो जब तक इस वेस्ट को हम वेल्थ की तरफ ना ले जाएं, तो शायद हमारा कोई सारी प्रयास हमारे सब खराब हो जाएंगे। तो और आप लोगों से मिलकर, डॉक्टर कौशिक से खास तौर से जो मैं इतना प्रेरणा मुझे मिली है, जैसा बियॉन्ड क्या है एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स, तो मैं पहले तो सवाल जवाब के सेशन में अपना रख ही देता, लेकिन मैं अभी बस इंट्रोडक्टरी में ही एक बात बोल देना चाहता हूँ कि मुझे जितना संभव हो इसका कुछ लिटरेचर या कोई ऐसा उपलब्ध करा दें, क्योंकि हमने यहाँ आर्य समाज के तौर पे जो हमें भी बताया कि प्रकल्प सोचा है, इस कोरोना की वजह से थोड़ा सा बीच में डिले हो रहा है, हमने सोचा उसका नाम रख दिया है अपने से ही मनुर्भव। तो जब तक हम बच्चों को मनुष्य ना बनाएं, तब तक तो ये हमारा जो वेस्ट है वो वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बहुत तो सुंदर। हमने अपने स्तर पर ही, हम छोटे स्तर पर ही काम करते हैं यहाँ, लेकिन हमने प्रयास किया अपने सीमित संसाधनों में कि हमारा जो ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव संसाधन, तो इसको हम कम से कम मनुष्य बनाएं, इसकी क्वालिटी सुधारें। तो हमने इसमें यह है कि अपने किसी विद्वान को ले जाकर या अपने से जो भी आइडिया बनता है स्कूलों में जाकर बच्चों से मिल रहे हैं, और आगे पूरा इसका एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि हम स्कूल में जाएं उन लोगों से और बच्चों को इस सबसे बड़ी बात यह, जैसा कि डॉक्टर कौशिक ने बताया, ये बहुत दिनों से बस सेम चीज हमारे दिमाग में चल रही थी कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, उनकी परसेंटेज पे और 90 प्लस और 98 प्लस पे बच्चों को भी बस, अब क्या उसमें सब जानते हैं, उसमें कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो हम कर रहे हैं बच्चों के साथ, लेकिन इस पर कभी हम ध्यान नहीं दे रहे कि उनका जो हमारा ये संसाधन है वो वेल्थ में कैसे कन्वर्ट होगा। तो खैर, मैं तो बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर कौशिक को, और जो प्रकाश जी और हेमंत जी जो काम कर रहे हैं वो तो खैर एक बिल्कुल टेक्निकल और उस स्तर पे बहुत अच्छा है ही है। तो बस मैं ये चाहूंगा कि आप जैसे जो बहुत ही आगे निकल गए इस कार्य में, और हम लोग तो चूंकि मैं राजकीय सेवा में था तो अभी आया हूँ थोड़े दिन पहले, तो अभी हमारे पास बहुत संसाधन या कोई बहुत ज़्यादा बड़े आइडिया नहीं थे, लेकिन हमने सोचा कि हम इसको अपने इस वेस्ट टू वेल्थ इस कार्यक्रम को शुरू करें मनुर्भव को। तो आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो हम अपने छोटे स्तर पे भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो बस इसी के साथ में पुनः देरी के लिए क्षमा प्रार्थी, और मैं शुरू से सुन नहीं पाया था। विपिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कह रहा था, अभी आप सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और together we will. अब तो कोरोना का भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। सर बिल्कुल ठीक बात है, अब कोई बहाना अब नहीं तो है हमारे पास इससे कोरोना बचने के का। बीच में ही हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, हाँ, विचारों का जी। आदान प्रदान तो हो ही सकता है। सही सर, बिल्कुल सर। और इसमें and अब this is ये the ऐसा group where we are all going to enjoy each other. ये कोई स्वार्थ के लिए बना हुआ ग्रुप नहीं है, we are going to enjoy each other. बिल्कुल सर, ये Yes. बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा भी तो कि इस मैं पे इसमें जुड़ा हूँ। राजेंद्र जी, इस पे बेसिकली क्या है, आपका वही कहते हैं ना कि जो एक अच्छी चाह है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स हमारी एक दूसरे से मिल गई और हमने भी आपको कॉल किया और हम भी चाहते हैं कि आप जैसे लोग इस ग्रुप में जुड़े, तो तभी ये सपनों का भारत, जो मेरे सपनों का भारत तभी साकार होगा। और इसी तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे आज हमने वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर चर्चा की, हम नेक्स्ट चर्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट पे करेंगे और एक दिन टाइम आएगा कि हम भारत के अपने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को टच करेंगे। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि हमारा बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो कि बेरोजगारी के रूप में घूम रहा है, हमारे दिमाग में बिल्कुल वो भी एम है, क्योंकि ये उसी के आसपास है। जैसे अभी राम प्रकाश जी ने टच किया अपने स्पीच में कि इस इनिशिएटिव से 94 लाख बच्चों को जॉब मिल सकती है, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और अभी कोई और सवाल किसी का है? नहीं तो एक बार फिर सभी को ये तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये गजब का आइडिया है कि प्रकाश जी के जैसे डॉक्टर कौशिक ने बताया कि प्रकाश जी के यहाँ कोई जाता है बच्चा तो पूछते हैं कि भाई तू कागज छोड़, ये बता जानता क्या है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मुझे लगता नहीं मैं कौन सा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करूं। आप शायद एक स्पीकर को जी, आज आप एक स्पीकर को सुनना मिस कर गए। जो पहले स्पीकर थे डॉक्टर शिवाधर मिश्रा, जो सीनियर जी नहीं, उनका सुना, आधा सुना मैंने। हाँ, सीनियर साइंटिस्ट हैं, अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और आप भी अभी सरकारी जॉब में होते हुए भी आपने अपनी देश के लिए अपने मतलब इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि विपिन जी, जब भी मुझे समय मेरा चाहिए आपको, मैं तत्पर हूं। ऐसे लोगों के लिए तो हमारे को बिल्कुल मतलब ये जीते जागते देव आत्माएं हैं, जो मेरे सपनों का भारत साकार इन्हीं लोगों से हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है जी, अच्छे दिन आएंगे, निश्चित आएंगे। और बस यही सब सद प्रयास जो हैं यही रंग लाएंगे जी। और वो अकेले मोदी नहीं, हम सब लोग लेके आएंगे। जी, एग्जैक्टली, यही संभव है सर, तभी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मोदी से कम थोड़ी हो। मैं एक सवाल डॉक्टर शिवाधर जी से एक चाहूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर, इतना जबरदस्त हमारी आई ओपनिंग करी कि कितना बायोडिग्रेडेबल जो हम वेस्ट कर रहे हैं, जो हम जिनमें बताया कि 9 साल के अंदर, आपने शायद मिस कर दिया होगा, तो मैंने कुछ पॉइंट बीच में नोट कर लिए थे। अभी डॉक्टर साहब ने अपनी टॉक में बताया कि 9 साल के अंदर चंडीगढ़ जितनी जगह हम कचरे से भर देंगे अगर यही हाल रहा तो। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा देख रहे हैं हम दिल्ली में, ये बहुत बड़ा। अब आप देखते हैं गाजियाबाद से निकलते ही गाजीपुर, इधर जीटी करनाल पहाड़ों को देख रहे हैं। और आपने एक चीज और बताई सर कि गड्ढे में आज की डेट में कंपोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरा उसमें, हम भी जनरली लोगों से सुनते हैं कई बार ये गड्ढे में कंपोस्टिंग कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? 2 मिनट इस पे प्रकाश चाहूंगा सर। देखिए, हम शुरू से ही आपने देखा होगा, अगर गांव को, जो भी गांव के परिवेश में रहे हमारे जितने भी साथी लोग, जी, गांव में क्या होता था, एक गड्ढे में किनारे गड्ढा होता था, उसमें पूरे दिन का जो भी कचरा निकलता था सब उसमें डाल देते थे। जी, उसमें घास पात पानी सब कुछ जाता था, बरसात का पानी, और वो जितने न्यूट्रिएंट उसके साथ में होते थे खाद के, उन न्यूट्रिएंट के लेके वो पानी सीधा ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। तो लीच होके नीचे जाएगा तो जाहिर है ग्राउंड वाटर में मिलेगा। करेक्ट। तो एक तो हमने खाद का जो न्यूट्रिएंट था वो कम कर दिया, दूसरा हमने अपने ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर दिया। तो 2 हमने नुकसान किए। तीसरी बात यह है कि गड्ढे में बनाने से हमेशा एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें हम टाइम ज्यादा लगता है और मीथेन निकलती है। वो भी एक एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड।
जी जी तो इन दोनों चीजों को देखते हुए हम अगर सरफेस पे ढेर लगाएं और उसमें एरेशन करके अगर साउंड की कंपोस्ट प्रॉब्लम बनाएं हो तो रही वो है। गड्ढे में बनाने से ज्यादा बेहतर है। जी तो भाई इसलिए मैं साहब, कहता हूँ बार बार क्या गड्ढा कंपोस्टिंग हम गाजीपुर, मिनी गाजीपुर नहीं कह सकते? गाजीपुर एंड कंपोस्टिंग के, एक्चुअली गाजीपुर वाला कंपोस्टिंग के लिए नहीं है ना। गाजीपुर वाला तो हमारा जो बिना सेग्रीगेटेड अनअटेंडेड कचरा है, उसकी है, कोई फॉर्मली वैल्यू ना समझते, उसके हम लोग वैल्यू समझ रहे हैं। इसलिए गड्ढे को हम ज्यादा वो ना करें। हम तो कोशिश करें कि अपना कचरा किसी के पास जाए नहीं, अपना कचरा हम खुद ही उसको निपटान कर लें उसका, और उसके लिए वही है कि अपने घर पे कंपोस्टिंग करें। तो मैं एक रिक्वेस्ट और चाहूंगा साहब आपसे, थोड़ा समय बाद में भी लेंगे, क्योंकि देश की आधे से ज्यादा आबादी गांव से में रहती है, और जी हाँ। जर्नली वहां सीइंग इज बिलीविंग होता है कि मैं कोई खाद बना रहा हूं, मैं गड्ढे में डाल रहा हूं, तो मैं, मेरा पड़ोसी भी उसी तरह से डालेगा, या मेरा पड़ोसी जैसे डाल रहा है मैं भी वैसे ही करूंगा। तो वहां एक ऐसी टेक्निकल टॉक की जरूरत है आप जैसे एक्सपर्टीज के द्वारा, तो बिल्कुल ताकि बिल्कुल। गांव तक हमारा चीज पहले, और गांव भी फ्लरिश होगी तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो हाँ हाँ। नेक्स्ट टॉक में आपको रिक्वेस्ट करेंगे और आपका समय चाहेंगे, और मैं पुनः आज सभी स्पीकर का और जो भी व्यूवर्स हैं, अपने राजेंद्र जी और जो हमारे स्पीकर्स हैं आज के, कुछ अभी एक दो लोग जल्दी में वो लीव कर गए हैं मीटिंग, उनका कोई नेक्स्ट सेशन था, आजकल मीटिंग समारोह की भी रहती है, बट हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। आपकी जानकारी के लिए हम इसका एक यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं, और वो यूट्यूब चैनल भी मेरे सपनों के भारत से ही रहेगा, और वो बाकी की जानकारी यूट्यूब चैनल पे ही रहेंगी, और ईश्वर चाहेगा तो आपके सपनों का भारत बन के रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको नमन करता हूं, और मेरे सपनों के भारत में सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।